ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है थर्ड बुक का। चैप्टर का नाम देखो बेटे क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। यानी हम यहाँ पर सिर्फ स्पेसिफिक कंपनीज की बात करेंगे। हम यहाँ पर स्पेसिफिक सिर्फ कंपनीज की बात करने वाले हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। हम यहाँ पे सिर्फ कंपनीज की बात करने वाले हैं बेटे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज की। कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हम यहाँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटे हम लोग सबसे पहले तो ये समझे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा किसको जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम किसको बोल रहे हैं। तो बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। हम लोगों ने 11th क्लास में देखा था प्रोप्राइटरशिप के अंदर, हम लोगों ने पहले जर्नल एंट्रीज पास करी, फिर हमने उसको लेजर में डाला, कैश बुक्स बनाई, फिर हम लोगों ने उसको ट्रायल बैलेंस के अंदर डालना सीखा, फिर ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई। बेटे वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे लिए एंड प्रोडक्ट होता है। जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है उसके एंड प्रोडक्ट को हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। दे प्रोवाइड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें क्या प्रोवाइड कर रही हैं, इंफॉर्मेशन, सूचना देती हैं बेटे किसके बारे में, अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी के अंदर कितना प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी आपके लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है, कंपनी की मार्केट में फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है, स्ट्रांग है या वीक है। फाइनेंशियल पोजीशन किसकी ज्यादा अच्छी होगी बेटे, जो प्रॉफिटेबल कंपनी होगी, एसेट ज्यादा होंगे, रिजर्व ज्यादा होंगे, तो वो हमारे लिए कहलाएगी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग वाली कंपनी। जिसकी लाइबिलिटीज ज्यादा है, देनदारी ज्यादा है, एसेट्स उतने हैं नहीं, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। बेटे कंपनीज एक्ट 2013 में एक सेक्शन है बेटे, सेक्शन 2 सब सेक्शन 40, सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 कंपनीज एक्ट 2013 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिलेशन में सेक्शन क्या कह रहा है, ये रिलेशन क्या बोल रहा है, अ बैलेंस शीट एज एट एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एक तो बैलेंस शीट बनेगी बेटे फाइनेंशियल ईयर के एंड में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा बेटे फाइनेंशियल ईयर के एंड में, जो फाइनेंशियल ईयर रहा। मान लेते हैं आपका फाइनेंशियल ईयर है 2020-21, मतलब कि बेटे 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर बेटे, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप लोगों का जो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है वो क्या है। ओके सर। बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, मैंने आप लोगों को कैश फ्लो के टाइम पे बताया था कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कैश फ्लो को रखा गया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को रखा गया है। तो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को रखा गया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को रखा गया है, बैलेंस शीट की बात की गई है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल, आपकी इक्विटी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, मतलब आपके शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या चेंजेस आए, आपके शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल इशू की गई है, क्या वो प्रीमियम पर इशू किया गया है या पार पे इशू किया गया है।
तो बेटे आपकी इक्विटी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, अगर चेंजेस आए हैं तो उसकी स्टेटमेंट आपको बनानी है। और बेटे इन सब चीजों को, इन सारी बातों को बनाते वक्त आपने जो नोट्स टू अकाउंट्स बनाए हैं, आपने जो नोट्स टू अकाउंट्स बनाए हैं वो बेटे यहां पे लिख दिया एक्सप्लेनेटरी नोट्स। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स, एक्सप्लेनेटरी नोट्स। नोट्स टू अकाउंट्स। तो as per section 2 subsection 40 of the Companies Act 2013, financial statements in relation to a company include the following: balance sheet, statement of profit and loss, cash flow statement, statement of changes in equity if applicable। बेटे if applicable अगर है तो आप बनाएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट या कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते वक्त जो नोट्स टू अकाउंट्स आपने बनाए हैं वो नोट्स टू अकाउंट्स। बेटे आपको इस वाले पॉइंट को भी याद रखना है। वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनीज, जो बेटे चल नहीं रही हैं, नाम है बेटा बुक्स के अंदर लेकिन वो चल नहीं रही हैं, डोरमेंट कंपनीज डमी टाइप हो गई बेटे। वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनीज और डोरमेंट कंपनी को एग्जेम्प्ट रखा गया है फ्रॉम प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट विद देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि अगर ये वाली कंपनीज हैं और अगर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं भी बनाती तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसके लिए उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इसको एग्जेम्प्ट रखा गया है, इसको एग्जेम्प्ट रखा गया है। नेक्स्ट बात बेटे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है फाइनेंशियल ईयर। तो बेटे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है बेटे नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को। 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 31 मार्च तक जाएगा, ये हमारे लिए फाइनेंशियल ईयर होता है। तो अगर हम लोग करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो करंट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2020 को और एंड होगा 31 मार्च 2021 को। एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 41। सर सेक्शन याद करना जरूरी है? नहीं बेटे, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी अगर आप मेमोराइज कर पाए, याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात है। As per Section 2, subsection 41 of the Companies Act 2013, all companies are required to have a uniform financial year, which shall be a period from 1st April to 31st March every year. Only companies which are a holding or a subsidiary foreign companies required to follow different financial year for the purpose of consolidation of its accounts outside India may apply to the tribunal for a different financial year। बेटे कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो इंडिया में भी काम कर रही हैं और इंडिया से बाहर भी काम कर रही हैं, आउटसाइड इंडिया। अल्टीमेटली बाद में इन दोनों कंपनीज के डिफरेंट अकाउंट्स को कंसोलिडेट किया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है। तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई और ईयर फॉलो किया जा रहा है, यहाँ कोई और ईयर फॉलो किया जा रहा है, तो वहां पे बाद में जब कंसोलिडेट कर दिया जाएगा तो सेम ईयर रख दिया जाएगा। तो वही बात यहाँ पर लिखी है।
ओनली कंपनीज विच आर अ होल्डिंग और अ सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी, मतलब कोई बाहर की कंपनी है और उसकी सब्सिडरी कंपनी इंडिया में काम कर रही है। Required to follow different financial year for the purpose of consolidation of its accounts outside India may apply to the tribunal for a different financial year। अगर ये कोई और फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं, आप कोई और फाइनेंशियल फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पहले ट्रिब्यूनल के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा और फिर आप ऐसा कर सकते हैं। तो इतना डेप्थ के अंदर कभी 12th में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हमने आपको जानकारी के लिए बता दिया है कि आप ट्रिब्यूनल के अंदर अप्लाई कर दें और डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वहां पे आप नोटिफाइड करवा दें। बेटे अब ये कॉन्सेप्ट आया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने से क्या होगा। वैल्यूज दैट अ कंपनी शुड ऑब्जर्व व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि जब कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है तो बेटे वो किन बातों को अपने ध्यान में रखे, किन बातों को अपनी नॉलेज में रखे। बेटे सेक्शन 129 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, उन्होंने ये कहा कि उसको क्या क्या चीजें अपनी Section 129, subsection 1 of the Companies Act 2013 requires that the financial statement of a company, point number 1, shall give a true and fair view of the state of affairs of the company, कि कंपनी के सारे कामकाज को ट्रू एंड फेयर व्यू मिलना चाहिए, वहां पर सारी बातें ट्रू एंड फेयर हो बेटे, कोई अनट्रू बात, अनफेयर बात वहां ना लिखी हो। आपने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जो आपके लिए नोटिफाई किए गए हैं अंडर सेक्शन 133, आपने उसको कंप्लाई किया हो, उसको फॉलो किया हो। और बेटे आपने उसको एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर शेड्यूल 3 में लिखा भी, गिवन इन शेड्यूल 3। तो शेल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू of the state of affairs of the company, shall comply with the accounting standards notified under section 133, and shall be in the prescribed form given in schedule 3, कि जिस prescribed form के अंदर वो आपको गिवन है बेटे, आप उसके अंदर शेड्यूल 3 में उसको लिखेंगे। ये प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म हम लोगों को कंपनीज एक्ट में दिए गए। ये मैं और आप नहीं डिसाइड करेंगे किस प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में है बेटे, ये ऑलरेडी हमारे को कानून में बताया गया है। ये हमें कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर फॉर्म्स हमें गिवन की गई है, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट हमें गिवन किया गया है, हम सब लोगों को उसको ही फॉलो करना है। जितनी कंपनीज इंडिया में काम कर रही हैं, जितनी कंपनीज इंडिया में अपना काम कर रही हैं बेटे, उन सबको इसी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट को फॉलो करना होता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। द प्रेस्क्राइब्ड form for the preparation of balance sheet has been given in part 1 of the schedule 3rd। शेड्यूल 3rd के अंदर पार्ट 1 बैलेंस शीट के लिए दिया गया है और शेड्यूल 3rd के अंदर पार्ट 2 प्रॉफिट एंड लॉस के लिए दिया गया है। यानी सर बेटे इसका मतलब ये है कि आपके सामने हम बात कर रहे हैं शेड्यूल 3rd की। शेड्यूल 3rd के दो पार्ट कर दो। जो शेड्यूल 3rd का पार्ट 1 है वो बैलेंस शीट है, और जो पार्ट 2 है वो प्रॉफिट एंड लॉस। शेड्यूल 3rd का पार्ट 1 बैलेंस शीट है और पार्ट 2 प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स shall present the financial statements before the shareholders for their approval at every annual general meeting of the company. The auditor's report and the director's reports must be attached to the financial statement of the company। जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के मालिकों के आगे, मतलब शेयर होल्डर्स के आगे, जो कंपनी के मालिक हैं, उनके अप्रूवल के लिए वो रिपोर्ट देंगे। और बेटे हर एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर
कंपनी की हर एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दिखाया जाएगा और वहां पर ऑडिटर की रिपोर्ट, जिसने आपकी कंपनी की ऑडिट की है, आपके अकाउंट्स चेक करे हैं, और बेटे आपके डायरेक्टर्स की रिपोर्ट साथ में अटैच की जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, जो जरूरी है। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ आपको ऑडिटर्स की रिपोर्ट देनी है, आपको डायरेक्टर्स की रिपोर्ट देनी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ साथ आपको प्रेजेंट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिफोर द शेयर होल्डर्स फॉर देयर अप्रूवल at every annual general meeting of the company. The auditor's report and the director's report must be attached to the financial statement of the company. बेटे अब यहां पर आता है कि हमारा उद्देश्य क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमारा क्या उद्देश्य है बेटे, हम क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। बेटे पहला उद्देश्य कि हमारे को एक ट्रू एंड फेयर व्यू मिले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, कि हमारे बिजनेस के अंदर हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। बेटे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन की एक ट्रू एंड फेयर व्यू मिले, एक उसकी पिक्चर मिले कि हमारे बिजनेस के अंदर एसेट्स और इक्विटी कैसे हैं, लाइबिलिटीज कितनी है बिजनेस की, इन सारी बातों के बारे में हम लोगों को पता हो। यानी सर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन की ट्रू एंड फेयर व्यू मिले, हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का ट्रू एंड फेयर व्यू मिले, इसके लिए हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। जल्दी से नोट करें आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट बेटे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं बेटे। बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमारे को 2 ईयर्स की बात करनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू द पास्ट पीरियड एंड हेंस आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। मतलब 1 साल कंप्लीट हो रहा है बेटे, 1 अप्रैल से स्टार्ट हुए थे, 31 मार्च तक पहुंच गए। यहाँ पे इस पॉइंट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही है। तो पिछले साल जितनी भी एक्टिविटी आपके बिजनेस में हुई है उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं 31 मार्च को। सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी है बेटे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को शो करेगा और फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट शो करेगी। आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को शो करेगा और बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन को शो करेगा। बेटे इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर मैं अभी वापस आऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पर। पहले उसका फॉर्मेट पढ़ा दूं, उसके बाद मैं ऊपर आता हूं। शेड्यूल थर्ड फॉर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
balance sheet and statement of profit and loss of a company must be prepared as per the format given in schedule 3rd. बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किसी भी कंपनी का प्रिपेयर होगा एज पर द फॉर्मेट, जो फॉर्मेट आपको गिवन है कहां पर, शेड्यूल 3rd में गिवन। शेड्यूल 3rd डज नॉट ऑफर एनी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। बेटे यहां पर सारे फॉर्मेट वर्टिकल हैं, कोई हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है ही नहीं। द न्यू वर्टिकल फॉर्मेट इज एज फॉलोज। आपको याद रखना है कि यहाँ सारे वर्टिकल फॉर्मेट्स हैं ऐसे, यहां पर हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट्स नहीं है बेटे, अब ये अब नहीं। तो शेड्यूल 3rd डज नॉट ऑफर एनी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट्स। द न्यू वर्टिकल फॉर्मेट इज एज फॉलोज। शेड्यूल 3rd फॉर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। Balance sheet and statement of profit and loss of a company must be prepared as per the format given in schedule 3rd. बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का प्रिपेयर होगा एज पर द फॉर्मेट गिवन इन शेड्यूल 3rd। शेड्यूल 3rd के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। शेड्यूल 3rd डज नॉट ऑफर एनी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। द न्यू वर्टिकल इज एज फॉलोज। नया वर्टिकल फॉर्मेट क्या है देखेंगे। बैलेंस शीट की फॉर्मेट की बात करेंगे। पार्ट 1, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। कंपनी का नाम मान लो मैं यहां पे लिख देता हूं एबीसी लिमिटेड। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 को बनाई जा रही है। फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स, सेकंड कॉलम नोट नंबर, थर्ड कॉलम फिगर्स एज एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड। करंट रिपोर्टिंग पीरियड का मतलब होता है करंट ईयर। प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड का मतलब है प्रीवियस ईयर। करंट रिपोर्टिंग पीरियड का मतलब है करंट ईयर। प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड का मतलब है प्रीवियस। पहले एसेट साइड आ जाओ बेटे। सेकंड पार्ट बैलेंस शीट का एसेट से बिलोंग करता है। एसेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। ए बी सी डी ई, 5 पार्ट। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, पहले इसको याद करो। करंट एसेट्स के अंदर 6 पार्ट, ए बी सी डी ई एफ। एसेट्स के 2 पार्ट, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। एसेट्स के 2 पार्ट, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। एसेट्स के 2 पार्ट, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में 5 पार्ट, ए बी सी डी ई। ए बी सी डी ई। करंट एसेट्स के 6 पार्ट, ए बी सी डी ई एफ। करंट एसेट्स के 6 पार्ट, नॉन करंट एसेट्स के 5 पार्ट, करंट एसेट्स के 6 पार्ट। ए बी सी डी ई एफ। पहले तो यहीं तक याद करें। सर हमें यहां तक याद हो गया, एसेट्स के 2 पार्ट आएंगे, पहले नॉन करंट एसेट्स आएगा, फिर करंट एसेट्स आएंगे। नॉन करंट एसेट्स के 5 पार्ट हम बनाएंगे, ए बी सी डी ई, और करंट एसेट्स में
हम 6 पार्ट बनाएंगे, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है बेटे, अब याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, जल्दी से देखो। हम पहले करंट एसेट्स को याद करते हैं, क्योंकि आप कैश फ्लो पढ़कर आए हो ना, इसलिए आपको जल्दी से याद होगा। करंट इन्वेस्टमेंट, सर हम इसको करंट इन्वेस्टमेंट को कैश फ्लो में ना कैश इक्विवेलेंट मानते थे। हाँ बेटे, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। करंट इन्वेस्टमेंट, ए पार्ट करंट इन्वेस्टमेंट, ए पार्ट करंट इन्वेस्टमेंट, ए पार्ट करंट इन्वेस्टमेंट। बेटे ऐसे ही ना, ऐसे ही एकदम से ऊपर चले जाओ नॉन करंट एसेट्स में, जो बी पार्ट है वहां देखो मैंने क्या लिख दिया, नॉन करंट एसेट्स। तभी मैंने आपको बताया नॉन करंट एसेट्स के अंदर ए बी सी डी ई, करंट एसेट्स के अंदर ए बी सी डी ई एफ। तो हमने यहां पर लिखा, क्या लिखा, करंट इन्वेस्टमेंट ए पार्ट में, करंट इन्वेस्टमेंट हमने लिखा ए पार्ट में, और हमने एकदम से ऊपर बी पार्ट में क्या लिख दिया, नॉन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। हमने क्या लिख दिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जी सर, चलो ए और बी तो याद हो गया। नॉन करंट इन एसेट्स का, नॉन करंट एसेट्स का बी पार्ट याद हो गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और करंट एसेट्स में सबसे पहले आ गया करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर। सेकेंड पार्ट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर दो चीजें आती थी, आप लोग याद करो जल्दी से, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। इन दोनों के टोटल को ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सर मैंने आंखें बंद करी, आंखें बंद करके विजुअलाइज कर रहा हूं, करंट एसेट्स में सबसे पहले आएगा करंट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आएगा सर इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज के बाद आएगा ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करंट एसेट्स के अंदर ए पार्ट में सबसे पहले आएगा करंट इन्वेस्टमेंट, और वही सर ऊपर नॉन करंट एसेट्स में ना बी पार्ट बन जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट करके। फिर करंट इन्वेस्टमेंट के बाद नीचे करंट एसेट्स में बी पार्ट में आएगा इन्वेंट्रीज, फिर आएगा ट्रेड रिसीवेबल्स, और फिर आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है बेटे। उसके बाद देखो बेटे ई पार्ट में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और इसको आप ऊपर के डी पार्ट के साथ जोड़ दो, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। यहां मैंने लिखा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ऊपर क्या लिख दिया, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एफ पार्ट में देखो मैं क्या लिख रहा हूं, अदर करंट एसेट्स, ऊपर देखो मैंने क्या लिख दिया, अदर नॉन करंट एसेट्स। तो आपने याद रखना है, यहां पे नॉन वर्ड आ गया, यहां पे अदर नॉन करंट एसेट्स में नॉन वर्ड आ गया। जी सर। तो बेटे याद करने का सिंपल सा तरीका, पहले एसेट्स में आओ, एसेट्स के अंदर 1 और 2 लिखो, 1 में आएगा नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, ये हमारे पास मेन हेडिंग्स होती हैं, ये जो बोल्ड में लिखा है ना, इसको मेन हेड्स कहते हैं, इनको मेन हेड्स कहते हैं, ये हमारे लिए मेन हेड्स हैं बच्चों। और ए बी सी डी ई ये सब हमारे लिए सब हेड्स हैं बेटे, सब हेड्स हैं, ए बी सी डी ई। तो सबसे पहले मैंने कहा था करंट एसेट्स के अंदर ए पार्ट को याद कर लो, करंट इन्वेस्टमेंट, इसको ऊपर ले जाओ बी पार्ट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद यहां नीचे आओ, इसको याद करना बहुत आसान, बी पार्ट में इन्वेंट्रीज, सी पार्ट में ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर आएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसको ऊपर ले जाओ, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिर यहां पर आएगा अदर करंट एसेट्स, इसको ऊपर ले जाओ, अदर नॉन करंट एसेट्स। तो यहां पर आया अदर करंट एसेट्स, इसको ऊपर लेकर आए, यहां पर क्या आ गया, अदर नॉन करंट एसेट्स। तो सर बी सी डी ई हो गया, और यहां पे सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है सर। यहां पे देखो सबसे पहले मैंने लिखा फिक्स्ड एसेट्स, उसमें टेंजेबल एसेट्स, इनटेंजेबल एसेट्स मतलब गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स। ओके सर।
कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बेटे आपकी कैपिटल के अंदर जो भी काम चल रहा है, मान लो आपका कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहां भी पवेलियन बन रही है, तो पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस है बेटे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसे मान लो कि बेटे अभी आपका कोई इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट है, आपके पेटेंट राइट्स हैं वो भी डेवलप हो रहे हैं बेटे, अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं किए गए, पेटेंट्स पे काम चल रहा है, तो इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ओके सर, यहां लिखा हुआ डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बस आप याद करके रखें। बहुत सारी बातें हैं जिसको मैं अभी स्टार बनवाऊंगा, लेकिन आप याद कर ले बस डेफर्ड टैक्स एसेट्स, इसको डीटीए कहते हैं, डीटीए डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। डेफर्ड टैक्स एसेट्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो सर फिक्स एसेट्स में तो हमें याद हो गया सर, टेंजेबल एसेट्स, इंटेंजेबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजेबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। जो इंटेंजेबल एसेट्स अभी डेवलप हो रहे हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो रही है, इंटेंजेबल एसेट्स हैं या टेंजेबल एसेट्स। जी सर, अगर किसी भी बच्चे को यहां पे किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो मेरे से बात। एज पर सीबीएसई सर्कुलर नंबर 43 डेटेड 2 जुलाई 2013, the accounting treatment of the following items will not be examined in board exams। बोर्ड एग्जाम्स में कभी नहीं पूछा जाएगा। क्या नहीं पूछा जाएगा सर? पॉइंट नंबर 5 देखो, कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स। पॉइंट नंबर 6 देखो, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। पॉइंट नंबर 7 देखो, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। पॉइंट नंबर 8 देखो, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। पॉइंट नंबर 9 देखो, बैंक डिपॉजिट्स विद मोर देन 12 months मैच्योरिटी, ट्रीटमेंट ऑफ अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। बेटे ये कोई भी पॉइंट्स आपसे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये कोई भी पॉइंट आपसे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। स्पेसिफिक सर्कुलर निकाला हुआ है सीबीएसई ने। ये सारी बातें बेटे आगे की हैं, जब आप लोग आगे अपनी पढ़ाई को लेकर जाएंगे बीकॉम में, तब देखेंगे इन सब बातों को। लेकिन सर आपने जो भी हमें बैलेंस शीट बताई, वहां पे लिखा हुआ इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, बेटे मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो आपको फॉर्मेट याद करवा रहा हूं, लेकिन आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आपसे नहीं पूछा जाएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट्स आपसे नहीं पूछा जाएगा। ओके सर, लेकिन बस हमारे को फॉर्मेट याद होना चाहिए। अगर मान लो आपसे फॉर्मेट बनवा लिया गया कि आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दें, तो बेटे आपको फॉर्मेट पता हो, एसेट्स के अंदर दो पार्ट, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर ए पार्ट सबसे पहले जो आएगा, आपको याद रखना है, नॉन करंट एसेट्स के अंदर ए बी सी डी ई, करंट एसेट्स के अंदर ए बी सी डी ई एफ। करंट एसेट्स के अंदर ए पार्ट करंट इन्वेस्टमेंट, आप ऊपर आ जाए, नॉन करंट एसेट्स के अंदर बी पार्ट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ओके सर, उसके बाद मैंने आपको कहा कि आप बी पार्ट देखें, करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ई पार्ट में लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, बेटे वहां पर ऊपर देखें आप लोग, डी पार्ट में लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। यहाँ एफ पार्ट में आएगा अदर करंट एसेट्स, और वहां पर आ जाएगा अदर नॉन करंट एसेट्स। ओके सर, आप इसको एक बार देख लें। अगर किसी भी स्टूडेंट, बेटे लाइबिलिटी साइड के अंदर, लाइबिलिटी साइड के अंदर फर्स्ट मेन हेड आपके पास देखो, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में क्या लिखा हुआ, फर्स्ट मेन हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। सर ये तो हमने कैश फ्लो में देखा भी था, शेयर होल्डर्स फंड। तो बेटे यहां पर मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूं, सब लोग, हम लोग बहुत खुश हैं इस साल कि राम मंदिर का निर्माण स्टार्ट हुआ, जो इतने सालों से लटका था बेटे। तो आप इसको याद करें, श्री राम मंदिर। आप सब लोगों के बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे बेटे, रोज भगवान श्री राम का नाम लिया करो, जय श्री राम। श्री राम मंदिर, ये देखो बेटे, एस श्री राम मंदिर। एस मीन्स शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। इसको हमें पढ़ना नहीं है, इवेल्युएट नहीं होगा, लेकिन याद तो रखना है। तो सर हमने तो भगवान श्री राम के नाम से पहला सेंटेंस याद कर लिया, श्री राम मंदिर। एस शेयर कैपिटल, आर मीन्स रिजर्व एंड सरप्लस, और मंदिर में जो एम है उसका मतलब है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट।
सर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर 4 मेन हेड होते हैं, 4 मेन हेड होते हैं सर। पहला मेन हेड, दूसरा मेन हेड, तीसरा मेन। आपको ये याद रखना है कि लाइबिलिटी साइड, ये जो मैंने ब्लू से यहाँ लिखा हुआ है, इसको मेन हेड्स कहते हैं। इसको मेन हेड्स कहते हैं। तो हमें इस बात को पता होना चाहिए कि लाइबिलिटी साइड हमारे पास 4 मेन हेड है। लाइबिलिटी साइड हमारे साथ 4 मेन हेड है। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। हमारे पास 4 मेन हेड्स है बेटे। ठीक है, ये सब हेड्स है बेटे, ए बी सी, इनको सब हेड्स कहते हैं। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इनको सब हेड्स कहते हैं बेटे। ये जो हमने यहाँ लिखा है ए बी सी डी ई में, इनको सब हेड्स कहा जाता है। तो 4 मेन हेड्स हैं और उसके नीचे आपको सब हेड्स दिए गए हैं। ऐसे ही बेटे एसेट साइड हमारे पास 2 मेन हेड्स हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। और ये हमारे पास सब हेड्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। ये सब हमारे पास सब हेड्स हैं। तो करंट एसेट्स क्या है बेटा, ये मेरे पास मेन हेड है, और ये हमारे पास सारे सब हेड्स हैं, इनको सब हेड्स कहते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को आगे क्या याद करना है, हमें मेन हेड्स याद हो गए, सब हेड्स याद हो गए। हम लोगों को इस सीक्वेंस में चलना होता है बेटे, मेन हेड्स, सब हेड्स, और इन सब हेड्स के ही बेटे सब हेड्स होते हैं। सब हेड्स के भी बेटे सब हेड्स होते हैं। ठीक है, इनके अंदर भी आने वाले वेरिएबल्स होते हैं, जो आपको पता होना चाहिए कि वो किस सब हेड में आते हैं और वो किस मेन हेड में आते हैं। यही इस चैप्टर की खास बात है जो हमें लर्न करनी है। आपको मेन हेड्स पता है, उनके सब हेड्स पता है, आपको इन सब हेड्स के भी सब हेड्स पता होने चाहिए बेटे। ठीक है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने आपके साथ कंपनी की बैलेंस शीट और फर्म की बैलेंस शीट के डिफरेंस को भी डिस्कस कर लिया था। हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि ये सारी चीजें नॉन इवेल्युएटेड हैं, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बेटे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज को, जिसके अंदर सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में हमने फर्स्ट सब हेड देखा था शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल देखो बेटे, हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़कर आए हैं, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ध्यान से देखो। ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल को 2 पार्ट में डिवाइड करते थे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। मान लो हमने यहाँ पर 5,000 रुपए मंगाए हैं, 1,000 रुपए नहीं आए थे, तो हम यहाँ लिखा करते थे 4,000। अगर कोई शेयर्स फोरफीट कर दिए गए हैं, अगर हमने कुछ शेयर्स फोरफीट कर दिए हैं, तो जितना अमाउंट हमने फोरफीट किया होता है, जो पेड अप अमाउंट हमने फोरफीट किया होता है, मान लो मैंने 500 रुपए फोरफीट करे थे, तो आउटर कॉलम में आ गया 45। तो जितना अमाउंट आपने फोरफीट किया होता है, जितना अमाउंट आपने फोरफीट किया होता है, उसको आप यहाँ प्लस करेंगे। शेयर फोरफिटेड अकाउंट मतलब पेड अकाउंट।
तो बेटे नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर पहला सब हेड आया शेयर कैपिटल, उसके अंदर ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। और सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर बेटे दो पार्ट, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। उसमें से कॉल्स इन एरियर्स को माइनस किया जाता है, ये आप सीख चुके हैं, और फोरफिटेड अमाउंट को प्लस कर दिया जाता है जो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा। ये बनाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन बस मैं आपको समझा रहा हूं, ऐसा हम लोग करते थे। आपको मैंने ऑथोराइज कैपिटल का मीनिंग बता रखा है इश्यू ऑफ शेयर्स में, मैं दोबारा नहीं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूंगा। इश्यू ऑफ शेयर्स में हम बहुत अच्छे से कर आए हैं, मैंने आपको लिखवाया भी है बेटे इंट्रोडक्शन के अंदर। इशूड कैपिटल मैंने आपको वहां बताया है, सब्सक्राइब कैपिटल मैंने आपको हाथ से लिख के बताया था, जिसके दो पार्ट मैंने करे थे, सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। आप इस एग्जांपल को एक बार देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, X Limited has issued 1 lakh equity shares of rupees 10 each. It called up the nominal value of rupees 10 and duly received the amount called except the final call of rupees 2 on 5,000 equity shares. 5,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपए का कॉल नहीं आया फाइनल कॉल। इन सच केस 95,000 equity shares will be shown as subscribed and fully paid up, और 5,000 equity shares will be shown as subscribed but not fully paid up। 95,000 शेयर्स के ऊपर तो सारा अमाउंट आ गया, 5,000 शेयर्स के ऊपर सारा अमाउंट नहीं आया था, इसलिए उसको कहा गया सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। और जिनके ऊपर सारा अमाउंट आ गया 95,000 शेयर्स के ऊपर, उसको कहा गया सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। शो कैसे करेंगे आप लोग जल्दी से देखो नीचे नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, शेयर कैपिटल के अंदर सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप 95,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप 9,50,000। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 50,000। लेस कॉल्स इन एरियर्स 5,000 के ऊपर 2 रुपए नहीं आए 10,000। आउटर कॉलम 40,000, दोनों को प्लस किए 9,90,000। Subscribed and fully paid up 95,000 equity shares of rupees 10 each fully called up 9,50,000। Subscribed but not fully called up fully paid up 5,000 शेयर्स के ऊपर आपने 50,000 मंगाए थे, 2 रुपए नहीं आए थे 10,000, 40,000 आ गए थे, दोनों को प्लस करा 9,90,000। ओके सर। एक केस मैंने आपको वहां और लिखवाया था, व्हेन द कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। अगर कंपनी ने अभी तक सारे पैसे नहीं मंगाए होते हैं, 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए मंगाए हैं, 7 रुपए मंगाए हैं, 6 रुपए मंगाए हैं, सारे कॉल्ड अप नहीं करे हैं पैसे, तो उसको भी हम लोग कहां पे शो करेंगे, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। फॉर एग्जाम्पल, Godrej Tools Limited has issued 2 lakh equity shares of rupees 10 each, on which rupees 8 called up। सिर्फ 8 रुपए मंगवाए गए हैं, 2 रुपए भी नहीं मंगाए गए हैं, तो these shares will be shown as subscribed but not fully paid up। आप इसको शो करेंगे subscribed but not fully paid up, ये लिखेंगे बेटे। सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप 2 लाख इक्विटी शेयर्स 10 ईच, आपने 8 रुपए मंगाए हैं तो 16 लाख। ओके सर। मान लो इस क्वेश्चन के अंदर एक सिचुएशन हमने बनाई कि यहाँ पर वो 3 रुपए नहीं दे रहा 5,000 शेयर होल्डर। तो देखो बेटे 2 लाख इक्विटी 10 ईच है, 8 रुपए आपने मंगाए हैं, 5,000 शेयर्स हमारे को 3 रुपए नहीं दे रहे, तो माइनस कॉल्स इन एरियर्स 15,000, आउटर कॉलम में आ गया 15,85,000। तो आपने इस बात को जरूर ध्यान रखना है।
बेटे इन दोनों टर्म्स के मीनिंग को आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, 1 मार्कर में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। The term called up refers to the part of the face value of a share called by the directors from shareholders. जितना पैसा डायरेक्टर शेयर होल्डर से कॉल करते हैं उसको कॉल्ड अप वैल्यू कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द डायरेक्टर्स कॉल एट द रेट ऑफ ₹60 पर शेयर ऑन 12,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 12,000 शेयर्स पर, जो कि 100 रुपए का एक शेयर है, अभी 60 रुपए मंगाए गए हैं, तो 12,000 शेयर्स पर अगर सिर्फ 60 रुपए मंगाए गए हैं तो 7,20,000 रुपए विल बी कॉल्ड अप कैपिटल। 7,20,000 आपके लिए कॉल्ड अप कैपिटल। द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ₹40 पर शेयर विल बी अनकॉल्ड कैपिटल, जो अभी मंगाई नहीं गई। तो आपने हमेशा याद रखना है कि कंपनी जितना पैसा कॉल करती है टोटल फेस वैल्यू का, उसको कॉल्ड अप अमाउंट कहा जाता है, उसको कॉल्ड अप अमाउंट कहा जाता है। द टर्म पेड अप refers to that portion of called up capital, called up capital का वो portion which has been actually received from the shareholders, जो शेयर होल्डर से एक्चुअली रिसीव हो जाता है, जो शेयर होल्डर से एक्चुअली रिसीव हो जाता है। मान लो कंपनी ने 8 रुपए कॉल्ड अप की और शेयर होल्डर ने 5 रुपए पे कर दी, तो ये जो 5 रुपए पे किए ना बेटा, इसको पेड अप कैपिटल कहते हैं। कंपनी ने 8 रुपए मंगाए और शेयर होल्डर्स ने 5 रुपए दिए। कंपनी ने 8 रुपए मंगाए, शेयर होल्डर्स ने 5 रुपए दिए, तो जो कंपनी ने 8 रुपए मंगाए बेटे वो कॉल्ड अप अमाउंट है, और जो शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया वो पेड अप अमाउंट है। The term paid up refers to that portion of called up capital which has been actually received from the shareholders. Usually, the called up capital and the paid up capital are the same, except that some shareholders may not have the paid the amount of calls. Generally, called up capital और paid up capital same होती है बेटे। जनरली कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल सेम होती हैं, क्योंकि हम ऐसा एज्यूम तो करके ही चलते हैं कि सब लोग पैसा दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग हमें पैसा नहीं देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग हमें पैसा नहीं देते हैं, और जो पैसा नहीं देता है बेटे हम उसके लिए कहते हैं कि साहब उसके कॉल्स इन एरियर्स के अंदर अमाउंट को डाल दो। तो जो लोग हमें पैसा नहीं देते हैं वो कॉल्स इन एरियर्स में आ जाते हैं, लेकिन वैसे सब लोग, सारे शेयर होल्डर्स हमें पैसा दे देते हैं और कॉल्ड अप और पेड अप सेम होते हैं। यूजुअली द कॉल्ड अप कैपिटल एंड द पेड अप कैपिटल आर द सेम, एक्सेप्ट दैट सम शेयर होल्डर्स मे नॉट हैव पेड द अमाउंट ऑफ कॉल्स। एनी अनपेड अमाउंट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर्स। जो मैंने अभी आपसे कहा कि जो पैसा नहीं पे किया जाता है उसको कॉल्स इन एरियर कहा जाता है। If a shareholder has paid ₹5 against the called up amount of ₹8, अगर शेयर होल्डर ने 5 रुपए पे करे हैं अगेंस्ट द कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ ₹8, देन ₹5 इज पेड अप अमाउंट। जो 5 रुपए हैं वो पेड अप अमाउंट है। पेड अप कैपिटल विल बी कॉल्ड अप कैपिटल लेस द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स। जो पेड अप कैपिटल आपको दी गई है बेटे कॉल्ड अप कैपिटल में से, आप उसमें से माइनस कर देते हैं कॉल्स इन एरियर्स, जो मैंने अभी आपको सिखाया है कि जो टोटल पैसा मंगाया गया 8 रुपए, हमें 5 रुपए मिले, 3 रुपए नहीं मिले, तो 8 में से 3 रुपए माइनस कर देते हैं कॉल्स इन एरियर्स, और बाहर वाला अमाउंट जो नेट अमाउंट होता है 5 रुपए का वो आउटर कॉलम में आ जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कॉल्स इन एरियर्स माइनस होता है। जी सर। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ गया पेड अप, कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल का। कॉल्ड अप कैपिटल जो डायरेक्टर शेयर होल्डर से मंगवाते हैं, और पेड अप कैपिटल जो कॉल्ड अप कैपिटल के अंदर पोर्शन शेयर होल्डर्स हमें पे कर देते हैं। हमने 8 रुपए मंगाए, 5 रुपए पे कर दिए, तो पेड अप कैपिटल 5 रुपए है, 8 रुपए कॉल्ड अप कैपिटल। बेटे अभी जो मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि हमारे पास मेन हेड है शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर पहला पॉइंट था शेयर कैपिटल, जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, फिर हमने उसमें डिस्कस कर लिया
पेड अप कैपिटल की और कॉल्ड अप कैपिटल के बारे में डिफरेंस। ऐसे यहाँ पर अब सेकंड पॉइंट जो मेरे पास आता था, सेकंड सब हेड, वो है रिजर्व एंड सरप्लस। अब बेटे इसको तो सब हेड कहा और इसको मेन हेड कहा। अब इस रिजर्व एंड सरप्लस के भी अपने सब हेड्स होते हैं, तो आपको एग्जाम के अंदर ये वाले सब हेड्स दिए जाते हैं, ये सब हेड्स दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है बताओ इसका सब हेड क्या है और इसका मेन हेड क्या है। तो मान लो अगर हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया बेटे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये दे दिया गया, ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बेटे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिजर्व होंगे जिसके बारे में मैं आपसे यहाँ पर चर्चा कर ही नहीं सकता हूँ, ठीक है। मैं इन सब चीजों के बारे में आपसे चर्चा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमारे को इसको लर्न कर लेना है, ठीक है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दिया, हमसे पूछा गया बताएं इसका सबहेड क्या है, तो हमने इसका सबहेड लिखा रिजर्व एंड सरप्लस। इसका मेन हेड क्या है? इसका मेन हेड है बेटे शेयर होल्डर्स फंड। इसका मेन हेड है शेयर होल्डर्स फंड। तो बेटे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस और उसका मेन हेड है शेयर होल्डर्स फंड। तो ऐसे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आपको दिया गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बताएं साहब इसका सब हेड्स क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस, और मेन हेड क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले कैपिटल रिजर्व आता है, सबसे पहले कैपिटल रिजर्व आता है। सर जिस भी वेरिएबल के आगे रिजर्व लगा हो वो सब रिजर्व एंड सरप्लस में आएंगे? हाँ बेटे, बस यही मान लो आप। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व किस किस वजह से होता है? आपने कोई एसेट को प्रॉफिट में बेचा, आपने किसी रनिंग बिजनेस को प्रॉफिट में परचेज कर लिया, आपने फोरफिटेड शेयर्स करे, आपने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के अंदर प्रॉफिट लिया या गेन लिया, आपने कम अमाउंट पे करा। तो बेटे ये सारे कारण होते हैं कैपिटल रिजर्व के। तो कैपिटल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, ये सारी चीजें किस में आ रही हैं? ये सारी चीजें आ रही हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। रिवैल्यूएशन रिजर्व के आगे देखो हमने ब्लू पॉइंट से क्या लिख दिया है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉट टू बी इवेल्युएटेड। इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, मतलब इसको हमें नहीं पढ़ना, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व और उससे पहले था कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट पॉइंट बेटे, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। बेटे इसको ESOPs कहते हैं, यहां लिखा हुआ है ESOPs, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। सर ये क्या होता है? बेटे कुछ नहीं होता है, आप इसको कुछ मत समझें, हमें कुछ ज्यादा इसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, कई बार कंपनी क्या होती है अपने एम्प्लॉयज को एक ऑप्शन दे देती है। जो एम्प्लॉयज अच्छा काम करते हैं उनको ये ऑप्शन दे दिया जाता है कि कंपनी का शेयर जो मार्केट में 100 रुपए का है, उनको बेटे हम वो अपने एम्प्लॉयज को 60 रुपए का दे देंगे क्योंकि वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। If the shares are issued to employees at rupees 60 per share, whereas the market price is rupees 100 per share, तो आप देखो 100 रुपए का मार्केट प्राइस का शेयर है, हम अपने एम्प्लॉयज को 60 रुपए के अंदर दे रहे हैं, तो ये 40 रुपया क्या है बेटे, 40 रुपीज शुड बी क्रेडिटेड टू दिस रिजर्व। 40 रुपए हम लोग इस रिजर्व में डाल देंगे बेटे। If the shares are issued to employees at rupees 60 per share, whereas the market price is rupees 40 per 100 per share, the difference rupees 40 should be credited to this reserve। बस आप ये मान ले बेटे, इस ESOPs के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे सिलेबस में इस साल नहीं है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। आगे देखो बेटे क्या लिखा हुआ है, अदर रिजर्व्स, किसी भी नाम से रिजर्व्स बने हो, रिस्ट्रिक्टेड टू जनरल रिजर्व ओनली। किसी भी नाम से बेटे रिजर्व बना हो, आप उसको कहां डाल देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में डालेंगे। बेटे डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का कहां पर आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। जी सर, ये तो हम लोग पढ़कर भी आए हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर अगर कुछ ना दे रखा हो तो हम उसको अपने लिए प्रॉफिट मानते हैं, हम उसको अपने लिए प्रॉफिट मानते हैं। तो अगर हम लोग अभी स्क्रीन को ऊपर ना लेकर जाएं और एक बार को समझें, तो हमने सबसे पहले पढ़ा कैपिटल रिजर्व, फिर हमने पढ़ा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, फिर हमने पढ़ा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, फिर हमने पढ़ा रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस,
और किसी भी नाम से बनाया गया रिजर्व, इसॉप्स का रिजर्व, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंदर बना हुआ रिजर्व, यानी सर किसी भी नाम से कोई रिजर्व बनाया जाएगा तो हम उसको कहां पे लिखेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस में लिखेंगे। हाँ बेटे, ये नीचे हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं जब आप इसको पढ़ाई करेंगे। बेटे नेक्स्ट मेन हेडिंग हमारे पास आती थी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये मेन हेडिंग थी, इसको हमें इवेल्युएट करना ही नहीं है तो छोड़ दो। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसको भी हमें इस बार नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसको भी छोड़ दो बेटे। तो आप ध्यान से देखो बेटे, हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड के अंदर सबसे पहले शेयर कैपिटल आता था, फिर हमारे पास आता था रिजर्व एंड सरप्लस, फिर हमारे पास आता था मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो मैंने आपके साथ शेयर कैपिटल की बात कर ली, मैंने आपके साथ रिजर्व एंड सरप्लस की बात कर ली, क्योंकि ये दोनों चीजें हमारे एग्जाम में पूछी रहेंगी। मैं आपके साथ मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट की बात नहीं करूंगा, पूछा नहीं जाएगा। सेकंड मेन हेड था हमारे पास शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। सर फिर हम लोग आ गए हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर। बेटे वो सारी करंट लाइबिलिटीज, वो सारी लाइबिलिटीज जो 12 महीने के बाद पे की जाती हैं उसको नॉन करंट लाइबिलिटीज में डाला गया है। वो सारी लाइबिलिटीज जिसको आप 12 मंथ्स के बाद पे करते हैं उसको नॉन करंट लाइबिलिटीज में लिख दिया गया है, जिसके अंदर सबसे पहले था लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स रेफर टू लोन्स टेकन बाय द कंपनी। Borrowings shall be classified as long-term borrowings when they are payable by the company after 12 months from the date of the loan. It shall be shown under the following heads. इसको आपने इन सारे heads में show किया जा सकता है क्या? Debentures, long-term loans from banks, from other parties या public deposits. आपने वो सारा पैसा, वो सारे borrowings जो 12 महीने के बाद पे करना है उसको हम लोग लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डालते हैं, जिसके अंदर बॉन्ड्स आते हैं, डिबेंचर्स आती हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं, चाहे आपने बैंक से लिए हों, अदर पार्टी से लिए हों या पब्लिक डिपॉजिट्स हुआ। ठीक है सर। सम पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मे बी ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। इट विल बी शोन अंडर अदर करंट लाइबिलिटीज एज करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। कई बार क्या होता है बेटे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की कुछ पेमेंट्स विद इन 12 मंथ्स हम लोग पे कर देते हैं बैलेंस शीट डेट से। जिस बैलेंस शीट डेट पर आपने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स करी हैं, अगर आपने उसको विद इन 12 मंथ्स, कभी कभी विद इन 12 मंथ्स हमारे कुछ पेमेंट्स करनी पड़ जाती हैं। जैसे मान लो बेटा मैंने जून के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स करी और 31 मार्च को बैलेंस शीट की क्लोजिंग डेट आ गई, तो यहां से यहां तक 12 महीने का टाइम तो हुआ नहीं, और मुझे यहां पर कुछ अमाउंट वापस करना पड़ेगा पहली इंस्टॉलमेंट का अपनी। तो बेटे फिर मैं उसको कहां पे शो करूंगा? मैं फिर उसको शो कर दूंगा अदर करंट लाइबिलिटीज। मैं उसको शो कर दूंगा अदर करंट लाइबिलिटीज एज करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। है तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लेकिन अभी कुछ अमाउंट हमने करंट मैच्योरिटीज में पे कर दिया है। मैंने जून में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स करी और बैलेंस शीट डेट आ गई 31 मार्च को, ईयर क्लोज हो गया बेटे। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सर 10वें महीने, यानी आपको 10 मंथ्स में कुछ अमाउंट को वापस करना पड़ रहा है, और 12 महीने का टाइम अभी पूरा हुआ नहीं। 12 महीने का टाइम पूरा हुआ नहीं है, आपको 10 महीने के अंदर ही पैसा वापस करना पड़ रहा है। तो आपको जो पहली इंस्टॉलमेंट या पहला अमाउंट या पहला इंटरेस्ट जो 12 महीने से पहले पे करना पड़ गया बेटे, आप उसको शो कर देंगे अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है बेटे। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की बात करेंगे, ऑल प्रोविजंस फॉर विच the related claims are expected to be settled beyond 12 months after the balance sheet date are classified as long term provisions. For example, provision for warranty claims etc. बेटे वो सारे प्रोविजंस जो बैलेंस शीट की डेट के 12 महीने के बाद तक सेटल होते हैं, जो प्रोविजंस आप बनाते हैं और जिनका क्लेम पीरियड 12 महीने के बाद होता है बैलेंस शीट डेट से, वो सारे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं। जैसे कि प्रोविजन फॉर वारंटी, आप कोई सामान खरीद के ला रहे हैं, आपको उस पर वारंटी कार्ड मिलता है 3 साल का, 4 साल का, 2 साल का, तो वो सारे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की बात हो रही है। ओके सर। बेटे करंट लाइबिलिटीज की बात करेंगे। आप करंट लाइबिलिटीज को ऐसे मान लो कि या तो वो विद इन 12 मंथ्स पे हो जाए, या तो विद इन 12 मंथ्स पे हो जाए, या बेटे वो आपके बिजनेस की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे हो जाए।
it is expected to be settled in the company's normal operating cycle, और it is held primarily for the purpose of being traded, या फिर आपने ये सिर्फ इस पर्पस के लिए लिया है कि आपकी वर्किंग कैपिटल चलती रहे। ठीक है, विद इन 12 मंथ्स, विद इन 12 मंथ्स अगर आप पे कर रहे हैं, सब करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा। अभी बेटे इस ऑपरेटिंग साइकिल की बात मैं बाद में करने वाला हूं, ठीक है, अभी बात करेंगे इसकी ऑपरेटिंग साइकिल की। यहां पढ़ लो बेटे, liabilities of which the payment is expected to be made beyond 12 months from the date of balance sheet date. Hence, the liability which are not classified as current shall be classified as non-current liabilities. वो सारी liabilities जिसको आप current liabilities नहीं मान सकते हैं उसको classified कर दो non-current liabilities के अंदर। If payment period is less than the period of operating cycle, the liability shall be treated as current liability. अगर आपने अपनी ऑपरेटिंग साइकिल से पहले ही लाइबिलिटी पे कर दी तो बेटे वो आपके लिए करंट लाइबिलिटी है। हेंस ट्रेड पेबल इन केस ऑफ पॉइंट नंबर 5 एंड 7 शैल बी ट्रीटेड एज करंट लाइबिलिटीज। वो ऊपर की बात कर रहा है, जो ऊपर वाले नोट्स अभी हम छोड़कर आए वो वहां की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपने ये बात करनी है बेटे कि अगर आप 12 मंथ्स के अंदर अंदर 12 मंथ्स के अंदर पेमेंट कर रहे हैं, बस आप ये मोटा मोटा याद रखें, तो आप उसको करंट लाइबिलिटीज मानेंगे। अगर आप अपनी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे कर रहे हैं, अगर आप अपनी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे कर रहे हैं, जो आपकी ऑपरेटिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है, आप उसके अंदर ही पे कर देते हैं करंट लाइबिलिटीज को, तो बेटे हम उसको भी करंट लाइबिलिटीज कहेंगे। लेकिन जिसको आप करंट लाइबिलिटीज नहीं मानेंगे, आप उसको नॉन करंट लाइबिलिटीज में डालेंगे। एक बात देखें आप लोग, मैं शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की बात करूंगा। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर क्या क्या आने वाला है, ध्यान से देखो। ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स, लोन्स फ्रॉम अदर पार्टीज, डिपॉजिट्स, अदर लोन एडवांसेस स्पेसिफिकली नेचर, जो विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के लिए आपने लोन ले रखा है बस, ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द लोन आर टर्म्ड एज शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। ऐसी बोरिंग्स जो सिर्फ 12 महीने के लिए हैं, वो सब शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आने वाली। 12 महीने तक की गई बोरिंग्स को शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कहा जाता है। ट्रेड पेबल्स के अंदर क्या क्या आता है बच्चों? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ये ट्रेड पेबल्स में आते हैं। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स अगर आपसे पूछा जाए तो ट्रेड पेबल्स में आते हैं। मैं अदर करंट लाइबिलिटीज अभी आपको बताकर आया था ऊपर, अदर करंट लाइबिलिटीज का मैं आपको भी एग्जांपल देकर आया था। ठीक है, फिर भी आप यहां पर याद कर लेंगे। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, ये मैं एग्जांपल अभी आपको देकर आया था कि आपने लॉन्ग टर्म डेब्ट जून में लिया, 31 मार्च को बैलेंस शीट बंद हो रही है, 12 महीने अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ गया करंट मैच्योरिटीज के नाम पर, तो उसको हम अदर करंट लाइबिलिटीज में डाल देंगे। Interest accrued but not due on borrowings, interest accrued and due on borrowings, income received in advance, unclaimed dividend, excess application money which is due for refund, and interest accrued thereon is shown other current liabilities, unpaid maturities, unpaid maturity debentures। ये सब चीजें आपको लर्न करनी है बेटे, ये सारी बातें आपको लर्न करनी है कि साहब अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है, आपको इन सारे पॉइंट्स को लर्न करना है। आपको एग्जाम के अंदर यही पॉइंट्स दिए जाएंगे। मान लो आपको ये पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट दे दिया, ये वाला पॉइंट दे दिया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड्स, आपको दो पॉइंट दिए गए। आपसे ये पूछा जाएगा, बताइए साहब, आप बताइए साहब ये दोनों चीजें कहां पर आएंगी, तो आपको बताना पड़ेगा इसका सब हेड है अदर करंट लाइबिलिटीज और मेन हेड है नॉन करंट लाइबिलिटीज। ओके सर, कोई प्रैक्टिकल नहीं, सिर्फ आपको लर्न करना है। जैसे आपने लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 12 महीने के बाद वाली बात रखी थी, यहां पे देखो, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आर द प्रोविजंस अगेंस्ट विच लाइबिलिटी इज लाइकली टू अराइज विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। जो विद इन 12 मंथ जिसकी लाइबिलिटी अराइज हो जाती है उसको शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में कहा जाता है, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, क्योंकि डेटर्स करंट एसेट्स होते हैं। विद इन 12 मंथ्स, विद इन 12 मंथ्स हमें पैसा अमाउंट रिसीव होना होता है, उसके ऊपर बनाए गए प्रोविजंस को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कहा जाता है।
प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट, अदर सच एज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्स हम लोग पढ़कर आए हैं कैश फ्लो में। तो आपको ये सब बेटे लर्न करने हैं। अब देखो बेटे एग्जाम्पल देखो, आपको एग्जाम्पल देखो जो एग्जाम में आते हैं। नेम द मेजर हेडिंग्स, name the major headings under which the equity and liability side of a company's balance sheet is organized and presented। आपको ये बताना है बच्चों, आपको ये बताना है कि कौन कौन से मेजर हेड होते हैं जिसके अंदर इक्विटी और लाइबिलिटी साइड कंपनी की बैलेंस शीट में ऑर्गेनाइज और प्रेजेंट की जाती है। सर 4 साइड होती हैं लाइबिलिटी साइड के अंदर। पहला होता है शेयर होल्डर्स फंड, सेकेंड होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज, फोर्थ होता है करंट लाइबिलिटीज। आप क्वेश्चन को पढ़ के देख लो एक बार, आप प्लीज क्वेश्चन को पढ़ के देख लो। अब क्वेश्चन में लिखा है नेम द मेजर हेडिंग्स अंडर विच द इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ अ कंपनीज बैलेंस शीट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड। तो शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। ठीक है सर, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखेंगे बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 3। Illustration number 3. Name the subheadings under which the shareholders funds shall be classified in a company's balance sheet। आपको वो सब हेड्स बताने हैं जहां पे शेयर होल्डर्स फंड को क्लासिफाई किया जाता है कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर। तो सर शेयर होल्डर्स फंड जो होते हैं वो 3 पार्ट में आते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर होल्डर्स फंड्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है सर। इलस्ट्रेशन नंबर 4। नेम द सब हेडिंग्स अंडर विच नॉन करंट लाइबिलिटी शेल बी क्लासिफाइड इन अ कंपनीज बैलेंस शीट। नॉन करंट लाइबिलिटीज को कैसे क्लासिफाई किया गया है सर? वहां ABCD 4 बातें आई थी। पहली लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है सर, आ जाओ बेटे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता है बेटे, ये एग्जाम में आता है। यहां तो आपको 9 आइटम्स दिए हैं, 6 आइटम्स 8 आइटम्स आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। अंडर व्हाट हेड्स द फॉलोइंग आइटम्स ऑन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी विल बी प्रेजेंटेड। किस हेड के अंदर बेटे इसको प्रेजेंट किया जाता है, ये हमसे पूछा गया। देखो जरा, हमें ये आइटम्स गिवन है, ये 9 आइटम्स गिवन है। प्रपोज डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, डिबेंचर्स, मैच्योर्ड डिबेंचर्स, कॉल्स इन एरियर्स, सिंकिंग फंड, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, बिल्स पेबल, पब्लिक डिपॉजिट्स। हमने यहां पर लिखा हेडिंग्स, यहां पे लिखा सब हेड्स, मेन हेड और सब हेड्स। मैं पहले अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड की बात करता हूं, ठीक है, या प्रपोज डिविडेंड की बात करूं। आप लोगों ने देखा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर प्रपोज डिविडेंड आपको सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट्स में दिखाई देता था, बैलेंस शीट में कहीं नहीं दिखाई देता था। आप प्रपोज डिविडेंड सिर्फ प्रीवियस ईयर का लेते थे, जिसको प्लस और माइनस करते थे प्रीवियस ईयर का कैश फ्लो के अंदर, है ना। तो प्रपोज डिविडेंड आपको सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाई देता है, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एडजस्टमेंट में दिखाई देता है, बैलेंस शीट के अंदर कहीं नहीं दिखाई देता, कोई सबहेड नहीं। अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड हम लोग अभी पढ़कर आए, मेन हेडिंग है करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज में आता है। मैंने अदर करंट लाइबिलिटीज में आपको टिक लगवाया था। डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरिंग सब हेड होता है, मेन हेड से नॉन करंट लाइबिलिटीज। मैच्योर डिबेंचर्स, जो मैच्योर हो गए हैं डिबेंचर्स, करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज। कॉल्स इन एरियर्स, शेयर होल्डर्स फंड, इसको हम लोग डिडक्ट करते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। सिंकिंग फंड, इसके आगे रिजर्व लिखो बेटे। अब ये सिलेबस में नहीं है ना, इसलिए परेशानी करता है ऐसे कुछ टर्म्स। सिंकिंग फंड पहले होता था, अब नहीं है। तो सिंकिंग फंड रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, मेन हेड शेयर होल्डर्स फंड होते हैं। प्रोविजंस फॉर प्रोविडेंट फंड, बेटे प्रोविडेंट फंड पे बनाए गए प्रोविजन लॉन्ग टर्म होते हैं। प्रोविडेंट फंड आपकी पूरी लाइफ टाइम के लिए जमा होता है,
तो जो पर्सन 30 साल, 35 साल, 40 साल काम करता है उसका प्रोविडेंट फंड कलेक्ट होता है। तो प्रोविजंस फॉर प्रोविडेंट फंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस नॉन करंट लाइबिलिटीज में आता है। बिल्स पेबल ट्रेड पेबल्स में आते हैं करंट लाइबिलिटीज। पब्लिक डिपॉजिट्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नॉन करंट लाइबिलिटीज। सन्ड्री डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स विल बी टर्म्ड एज ट्रेड रिसीवेबल्स, हमने नीचे बॉक्स में लिख दिया है। सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल विल बी टर्म्ड एज ट्रेड पेबल्स। मैं यहाँ पे ना 5 मिनट का विराम ले रहा हूं। ये एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स और उसके अंदर आपको 8 आइटम्स गिवन होंगे। बताओ क्या मुश्किल है बेटा? सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि सब हेड्स क्या है और मेन हेड्स क्या है, बस। आपको सब हेड्स और मेन हेड्स लिखने हैं और कुछ नहीं लिखना बेटे। आपको सब हेड्स और मेन हेड्स लिखने हैं और कुछ नहीं लिखना। आपको सिर्फ मेन हेड्स और सब हेड्स पता है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इलस्ट्रेशन नंबर 6। बच्चे इंपॉर्टेंट लिखे। यहाँ पे 6 पॉइंट्स मान लें अगर एग्जाम में दिए गए तो 3 नंबर में आएगा। अंडर विच मेन हेड एंड सब हेड ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड आर द फॉलोइंग आइटम शोन इन अ कंपनीज बैलेंस शीट। तो हमने सबसे पहले लिखा आइटम्स, फिर हमने लिखी हेडिंग्स और फिर हमने लिखी सब हेड्स। कॉल्स इन एडवांस, आपने जो कॉल्स इन एडवांस ले लिया है बेटे, आपके लिए करंट लाइबिलिटीज है मेन हेड, अदर करंट लाइबिलिटीज सब हेड। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व एंड सरप्लस में आता है शेयर होल्डर्स फंड। डेबिट बैलेंस हो रिजर्व एंड सरप्लस, नेगेटिव अमाउंट शेयर होल्डर्स फंड। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, आपने अपने कस्टमर से कुछ एडवांस ले लिया है, करंट लाइबिलिटीज में आएगा अदर करंट लाइबिलिटीज। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स, अभी पढ़ा के लाया, ऊपर आइटम पे टिक भी लगवाया था मैंने, अदर करंट लाइबिलिटीज, हेड है करंट लाइबिलिटीज। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिवेंचर्स, अदर करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। एरियर्स ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड, आपने कुछ प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड पे करना था, आप पे नहीं कर पा रहे हैं, वो क्यूमुलेट होता जा रहा है, एरियर्स चलते जा रहे हैं, तो आपने इसको कहां पे शो करना होता है? नोट्स टू अकाउंट्स। सर ऐसे पॉइंट्स तो बीच बीच में आएंगे और हमें लर्न करने पड़ेंगे। हाँ बेटे, क्योंकि हम इसके ऊपर चर्चा कर नहीं सकते ना, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर हमारे सिलेबस में कोई बात ही नहीं है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आपने आगे जाकर बीकॉम में पढ़ना है, तो बेटे 12वीं के अंदर मैं बात कर ही नहीं सकता हूं। लेकिन ये सारे एग्जांपल्स में क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि यहां कुछ ऐसी बातें आएंगी जो आपको लर्न करनी है। प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, आपने एम्प्लॉइज बेनिफिट के लिए कुछ प्रोविजंस बना रखे हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज में आते हैं। ओके सर। बेटे मैं अभी एसेट्स पे चर्चा नहीं करूंगा, एसेट्स पे चर्चा नहीं करेंगे, बस ये 6 इलस्ट्रेशंस हैं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी। आपके पास जो आपकी बुक है बेटे टीएस ग्रेवाल, आप अपनी बुक में टीएस ग्रेवाल के अंदर आप इलस्ट्रेशंस करें। आप बच्चे इलस्ट्रेशंस करें वहां पर, शायद इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर इलस्ट्रेशन नंबर 14 तक, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं, एक मिनट रुको, शायद 14 या 13 तक ना वो कंप्लीट हो जाता है, लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो जाती है। एक मिनट बेटे मैं बताता हूं। ट्वेल्थ तक, इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेके 12 तक लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो जाएगी बेटे। मैं आपको पेज नंबर भी बता देता हूं बेटे, साथ के साथ आज ही खत्म कर देना बेटे, आगे याद करने का झंझट ही नहीं, आज ही हम लोग सर खत्म कर देंगे। पेज नंबर 1.24, वहां पे बेटे आप याद रखना, सबसे पहले एक डिफरेंस दिया है, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। अरे सर ये तो हमने 11वीं कक्षा के अंदर अच्छे से याद कर लिया था,
हमारी मैडम हमें 6 नंबर का एग्जाम में देती थी। डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन रिजर्व इंपॉर्टेंट लिख लो बच्चों। वहीं से इलस्ट्रेशन नंबर 1 शुरू हुई है और पेज नंबर 1.27 पे खत्म हो गई। पेज नंबर 1.27 इलस्ट्रेशन नंबर 12 तक। बस बेटे जल्दी से, सिर्फ 20 मिनट लगेंगे आपको, मेरी बात को समझना। सिर्फ 20 मिनट में आप याद कर दोगे सारी चीजें। ओनली 20 मिनट्स। आप 20 मिनट के अंदर अपनी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपके एसेट साइड कंप्लीट करा दूंगा। एसेट साइड कंप्लीट होते ही बेटे आपका 4 नंबर का क्वेश्चन रेडी। बोर्ड में आप 4 नंबर के लिए तैयार हो गए बेटे। फिर उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीख लेंगे और कुछ छोटे मोटे, थोड़े बहुत छोटे छोटे से प्रैक्टिकल्स हैं, हम वो देख लेंगे। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे से 2-2 लाइन के प्रैक्टिकल्स हैं, 5-7 वो देखेंगे। और फिर हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे आ जाएंगे, जो हम लोग पढ़ चुके हैं 11वीं कक्षा के अंदर, लेकिन फिर भी मैं उसको एक बार रिवाइज करा दूंगा। प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है बेटे, चैप्टर नंबर 2। कंपैरेटिव में करवा चुका हूं। अकाउंटिंग रेशियोज हमारी चल रही हैं, 2 रेशियोज हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हम करंट रेशियोज कर चुके हैं और लिक्विडिटी रेशियो कर चुके हैं। हम रेशियोज को आगे ले जाएंगे, आपके 2 चैप्टर साथ साथ कंप्लीट हो जाएंगे। कैश फ्लो हमारा हो चुका है।